मैं डॉक्टर रेणु पटेल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेगूसराय। एमए अर्थशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों के पाठ्यक्रम में उल्लेखित रोस्टो की आर्थिक वृद्धि की अवस्थाओं के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। रोस्टो के द्वारा आर्थिक विकास की अवस्थाओं के ऐतिहासिक क्रम के अनुरूप विश्लेषण का उल्लेख डब्ल्यू रोस्टो ने अपनी पुस्तक द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में किया। रोस्टो ने आर्थिक विकास की दशाओं का उल्लेख किया। इन्होंने 5 दशाएं जो है वह बताई है। एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए इन 5 अवस्थाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। पहली अवस्था परंपरागत समाज की है। परंपरागत समाज का आशय है द ट्रेडिशनल सोसाइटी। द ट्रेडिशनल सोसाइटी से रोस्टो का तात्पर्य है कि एक ऐसा समाज जिसके अंतर्गत जो तकनीकी है वह न्यूटन से पूर्व की है, अर्थात पुरानी है, परंपरागत है। इस तकनीकी का प्रयोग जो है वह उत्पादन के संदर्भ में किया जाता है। परंपरागत समाज के अंतर्गत कृषि ही प्रमुख व्यवसाय होता है। राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत कृषि ही है। इस समाज के अंतर्गत अर्जित आय का उपयोग जो है वह युद्धों में, शादियों में, प्रदर्शनों में, मंदिरों, स्मारकों के निर्माण पर व्यय कर दिया जाता है। सामाजिक ढांचे में परिवारवाद का बड़ा महत्व होता है, उत्तराधिकारवाद का बड़ा महत्व होता है, जातिवाद का बड़ा महत्व होता है। परंपरागत समाज के अंतर्गत राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से संपन्न वर्गों के हाथों में केंद्रित होती है और ये संपन्न वर्ग एक तरह से भूमिपति ही हुआ करता है। परंपरागत समाज की यह जो अवस्था है वह पूर्णतया स्थैतिक नहीं होती है, बल्कि उत्पादन के स्तर, व्यापार, जनसंख्या तथा आय में परिवर्तन की संभावनाएं जो है विद्यमान होती है। रोस्टो के अनुसार आर्थिक वृद्धि की द्वितीय अवस्था स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा है। स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा को द प्री कंडीशन ऑफ टेकऑफ भी कहा जाता है। स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा का आशय उस दशा से होता है जो एक संक्रमणकालीन दशा होती है। इसमें सतत विकास की
पूर्व दशाओं का निर्माण होता है। यह दशा सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं संस्थाओं में पर्याप्त परिवर्तन लाती है। इस दशा के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। कृषि में जनसंख्या का लगा हुआ जो भाग है वह क्रमशः घटने लगता है। कृषि की उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि जो है वह आनी प्रारंभ हो जाती है। इस दशा में औद्योगिक निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। उद्योगों की स्थापनाएं प्रारंभ होने लगती है। विदेशी जो व्यापार है उसमें पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया जाने लगता है तथा जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उन प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात जो है अर्थव्यवस्था से किया जाता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बीमा, बैंकिंग की संस्थाओं का विस्तार होता है। शिक्षण और प्रशिक्षण की संस्थाएं जो है वह प्रारंभ होने लगती है। राजनीति के क्षेत्र में जो भूमिपति वर्ग के लोग हैं इनका महत्व धीरे धीरे कम होने लगता है। जो परंपराएं थी, जो रूढ़ियाँ थी, जो मान्यताएं थी, ये मान्यताएं रूढ़ियाँ जो है धीरे धीरे कम होने लगती है। इस दशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जाता है जो कुल राष्ट्रीय आय का विनियोजन जो है वह 5 से 10% प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में पश्चिमी यूरोपीय जो राष्ट्र हैं वह 15वीं शताब्दी के अंत से 16वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पहुंच चुकी थी। स्वयं स्फूर्ति से पूर्व की दशा वह दशा होती है जिसके अंतर्गत स्वयं स्फूर्ति की दशा में पहुंचने के लिए जिन आवश्यक परिवर्तनों की आवश्यकता है वो सारे परिवर्तन जो है वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत धीरे धीरे आने लगते हैं। और ये एक कोई छोटा समय नहीं होता है बल्कि यह एक काफ़ी बड़ा समय होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए यह जो अवस्था है परंपरागत समाज से स्वयं स्फूर्ति की दशा में पहुंचने तक की जो समय की अवधि है वो सैकड़ों वर्ष की हो सकती है। तीसरी जो दशा है रोस्टो के अनुसार स्वयं स्फूर्ति की दशा है। स्वयं स्फूर्ति की जो दशा है उसे द टेक ऑफ स्टेज कहा जाता है। यह टेक ऑफ स्टेज की जो दशा है यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की ओर पहुंचने में समर्थ हो जाती है। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हो जाती है, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दशा में कृषि के क्षेत्र में नवीन वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग किया जाने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन एवं उत्पादकता में काफ़ी तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है। उद्योग के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने का उद्योग स्थापित होने लगता है। उद्योगों में नवीन वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग किया जाने लगता है जिसके परिणाम स्वरूप उत्पत्ति की लागतों में निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति जो है देखी जा सकती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो किया जाने वाला विनियोग है स्वयं स्फूर्ति की दशा में
10% से अधिक हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन आता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। सामाजिक जो ढांचा है वह मजबूत होता है। रूढ़िवादिता घटती है, कम होती है। जो विकास के लिए बाधाएं हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। प्राथमिक क्षेत्र का विकास होता है। प्राथमिक क्षेत्रों के विकास के साथ सहायक क्षेत्रों का विकास होता है, व्युत्पन्न क्षेत्रों का विकास होता है और अर्थव्यवस्था जो है वह आत्मनिर्भरता की अवस्था में पहुंचने में सक्षम होती है। एक चीज और, इस दशा के अंतर्गत राजनैतिक, सामाजिक और संस्थागत जो परिवर्तन है उसमें तीव्र गति आती है। आत्मस्फूर्ति का अनुमान काल विभिन्न राष्ट्रों के लिए बताया गया है। ग्रेट ब्रिटेन 1773 से 1802 की दशा में स्वयं स्फूर्ति की दशा में पहुंच चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका 1843 से 1860 की अवस्था में पहुंच चुका था। जापान 1878 से 1900 की अवधि में स्वयं स्फूर्ति की दशा में पहुंच चुका था। भारत तथा चीन जो है इस अवस्था में 1952 में पहुंच चुके थे। अगली जो अवस्था है उसे परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। डिराइव टू मैच्योरिटी की अवस्था कहा जाता है। डिराइव टू मैच्योरिटी की जो अवस्था है उसके अंतर्गत यह कहा जा सकता है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक तकनीक का प्रयोग होने लगता है। परिपक्वता की अवस्था वह अवस्था होती है जिसके अंतर्गत समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग होने लगता है। यह अवस्था एक दीर्घकालीन अवस्था होती है। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया भी होती है। आत्म स्फूर्ति की अवस्था से परिपक्वता की अवस्था में पहुंचने के लिए रोस्टो ने लगभग 60 वर्ष की समय की अवधि का लगना बताया है। आत्म परिपक्वता की अवस्था में श्रम की जो संरचना है उसमें परिवर्तन आता है, अर्थात श्रमिक कुशल प्रशिक्षित होने लगते हैं और राष्ट्र की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप श्रमिकों की पूर्ति जो है होने लगती है। यहाँ पर परिपक्वता की जो दशा है उसके अंतर्गत उत्तराधिकार, जातिवाद के स्थान पर व्यवसायिक प्रबंधन को महत्व दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो कुशल हो, जो जिसकी प्रबंध क्षमता उच्च हो, ऐसे व्यक्ति को मैनेजमेंट का काम जो है सौंपा जाता है। इस अवस्था में कुल विनियोग राष्ट्रीय आय का 20% से अधिक हो जाता है। राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। सामाजिक जो ढांचा है वह विकास में साधक होता है, बाधक नहीं। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं इस दशा में जो पहुंची थी उनके समय का उल्लेख जो है रोस्टो के द्वारा किया गया है। ग्रेट ब्रिटेन परिपक्वता की अवस्था में 1850 में पहुंच चुका था। कनाडा 1950 में, रसिया 1950 में,
जर्मनी 1910 में, फ्रांस 1910 और स्वीडन 1930 में परिपक्वता की दशा को प्राप्त कर चुका था। अगली जो अवस्था है वह अत्यधिक उपभोग की अवस्था है। अत्यधिक उपभोग की दशा का तात्पर्य है इसमें टिकाऊ उपभोग की वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता है। व्यक्ति की आय में इतनी तेजी से वृद्धि होती है कि वह जीवन निर्वाह की वस्तुओं के साथ उच्च उपभोग की वस्तुओं का उपयोग करने लगता है। सामान्यतया जिन वस्तुओं का प्रयोग अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में नहीं किया जाता, ऐसी वस्तुओं का उपयोग किया जाने लगता है, किया जाना प्रारंभ होता है। पक्के मकान बनते हैं, फ्रिज का उपयोग होता है, कारों का उपयोग बढ़ता है, अर्थात विलासिता से संबंधित वस्तुओं का उपयोग जो है इस अत्यधिक उपभोग की अवस्था में बढ़ने लगता है। कृषि पूर्ण विकसित हो जाती है, बृहद पैमाने के उद्योग स्थापित होने लगते हैं, राष्ट्रीय आय का 20% से अधिक भाग का विनियोग किया जाने लगता है, राजनीतिक जो सत्ता है वह सुदृढ़ होती है, बड़ी मात्रा में टिकाऊ वस्तुओं का उपभोग प्रारंभ हो जाता है और राष्ट्र के द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र का रूप देने का प्रयास प्रारंभ कर दिया जाता है। तो ये 5 अवस्थाएं रोस्टो के द्वारा बताई गई हैं। विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्थाएं इन अवस्थाओं को कब पार कर रही हैं, ये वहाँ की जो सामाजिक दशा है, वहाँ की जो परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, जातियाँ हैं और ऊपर उठने की जो इच्छा है उसके ऊपर निर्भर करती है। धन्यवाद।